नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र का अर्थ क्या है, उसके अर्थ इससे पहले पढ़ने लोकतंत्र का अर्थ उसकी परिभाषा क्या है, लोकतंत्र के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज का टॉपिक अपना अधिनायक तंत्र। आज की इस वीडियो में हम अधिनायक तंत्र के ऊपर डिक्टेटरशिप पे अध्ययन करेंगे। तो अधिनायक तंत्र का अर्थ क्या है? अधिनायक तंत्र का अर्थ, अधिनायक तंत्र के मूल में ये है कि असंवैधानिक तरीके से शासन सत्ता पर अधिकार करता है। अधिनायक तंत्र क्या करता है? असंवैधानिक तरीकों से शासन सत्ता पर अधिकार करता है। इस प्रकार की सत्ता विधि के शासन, किसके? विधि के शासन पर आधारित नहीं होती, बल्कि कानूनों की अपेक्षा करते हुए मनमाने ढंग पर आधारित होती है। अधिनायक तंत्र वाले देश में प्राय एक व्यक्ति सर्वोपरि सत्ताधारी होता है, जिसकी स्थिति एक संगठित राजनीतिक दल अथवा सैन्य बल पर आधारित होती है। किस पे? एक संगठित राजनीतिक दल पे या सैन्य बल पर आधारित होती है। शासन की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति अथवा अधिनायक अथवा तानाशाह में केंद्रित होती हैं और उनका प्रयोग वो मनमाने ढंग से करता है। उसके अधिनायक के आदेश ही कानून होते हैं तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है। अधिनायक किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं होता और न ही किसी प्रतिनिधि संस्था के प्रति उत्तरदायी होता है। वो ना तो उसकी एक निश्चित अवधि होती है, ना किसी प्रतिनिधि संस्था के प्रति वो उत्तरदायी होता है। समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अधिनायक तंत्र की राज्य सरकार का पूर्ण रूप होता है और नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर उसका एक छत्राधिकार होता है। इस प्रकार अधिनायक तंत्र में उन मौलिक स्वतंत्रताओं का पूर्ण अभाव रहता है जिन पर लोकतंत्र आधारित होता है। अधिनायक तंत्र को राजतंत्र के समक्ष भी नहीं रखा जा सकता। क्यों? यद्यपि राजतंत्र में भी शासन सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित होती है, परंतु राजतंत्र में राजा किसके आधार पर होता है? वंशानुगत आधार पर अपना पद ग्रहण करता है, जबकि अधिनायक तंत्र में अधिनायक की सत्ता के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। जबकि अधिनायक तंत्र में अधिनायक की सत्ता का आधार विशेष राजनीतिक दल का नेता होना अथवा सैन्य बल होता है। ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार है। न्यूमैन के शब्दों में अधिनायक तंत्र से हमारा तात्पर्य एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है, जो राज्य में बलपूर्वक सत्ता पर एकाधिकार कर लेते हैं तथा अनियंत्रित रूप से उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, फोर्ड के अनुसार राज्य के अध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी ढंग से सत्ता प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। इसी प्रकार सोल्टाउ के अनुसार, सोल्टाउ ये कहते हैं कि अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपने पद को मुख्यतया वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहीं किया, बल्कि शक्ति अथवा सहमति अथवा दोनों के सहयोग से प्राप्त किया है। उसके पास निरपेक्ष प्रभुसत्ता होती है, जिसका प्रयोग वह कानून के बजाय स्वेच्छापूर्ण ढंग से आदेशों द्वारा करता है। तो ये थी अधिनायक तंत्र का अर्थ और परिभाषा। अधिनायक तंत्र का अर्थ और परिभाषा। उसके बाद अधिनायक तंत्र के लक्षण क्या है? अधिनायक तंत्र दो सिद्धांतों पर आधारित है। कितने सिद्धांतों पर है? दो पर। पहला क्या है? शासकों और शासितों के बीच स्पष्ट वर्ग विभेद, और दूसरा राज्य और सरकार के बीच का भेद समाप्त करना। इस पर डॉक्टर बेनी प्रसाद ने अधिनायक तंत्र के 4 प्रमुख लक्षण बताए। पहला लक्षण है, यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सैनिकवाद की उपज है। दूसरा, इसमें नेता अपने को राष्ट्रीय एकता तथा भावनाओं के प्रतीक मानता है और उसकी एक विशिष्ट सामाजिक विचारधारा होती है। और तीसरी है, यह आंतरिक विद्रोह की बड़ी दृढ़ता से दबाता है और चौथी, यह जनसाधारण की दशा में छोटे मोटे सुधार करने का प्रयत्न करता है तथा जन संतोष को बढ़ाने से रोकने के लिए यह युद्ध की तरफ जनता का ध्यान
केंद्रित करता है। अन्य विचारकों के अनुसार, किसके अनुसार? अन्य विचारकों के अनुसार अधिनायक तंत्र के लक्षणों का उल्लेख किया गया है। इन सब विचारों के आधार पर अधिनायक तंत्र के निम्न लक्षण स्पष्ट होते हैं। पहला, सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास। आधुनिक अधिनायक तंत्र राज्य के सर्वाधिकारवादी स्वरूप में विश्वास रखता है। इसमें शासक स्वयं राज्य का स्वरूप धारण कर लेते हैं, जैसा कि फ्रांस का शासक लुई 14वें कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम स्टेट। राज्य और सरकार के बीच का भेद समाप्त हो जाता है के कारण शासक वर्ग शक्तिशाली बन जाता है। मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो। राज्य साध्य माना जाता है और वह व्यक्ति के सारे क्रियाकलापों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। जैसे हिटलर और मुसोलिनी के लिए राज्य से बढ़कर और कुछ नहीं था। मुसोलिनी का तो ये भी कथन था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति अथवा एक दल का शासन। अधिनायक तंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति अथवा एक दल का शासन। इसमें दल के नेता को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। इसमें नेता के अटूट विश्वास और श्रद्धा रखने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने पर बल दिया जाता है। इसमें शासन का विरोध, शासन की आलोचना और विरोधी राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं होता है। नाजीवाद और फांसीवाद का आदर्श था एक सभा, एक लोग और एक नेता। इटली के युवकों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और युद्ध करो। हिटलर ने कर्तव्य, अनुशासन और त्याग पर बल दिया। लोकतंत्र का विरोधी। तीसरी है लोकतंत्र का विरोधी। अधिनायक तंत्र लोकतंत्र विरोधी सिद्धांत है। यह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता। प्राय सभी अधिनायकों तथा उनके समर्थकों ने लोकतंत्र को एक सड़े हुए मुर्दे के समान माना है, क्योंकि यह मूर्ख, भ्रष्ट और मंद गति से चलने वाला है। उसके अनुसार संसद केवल बकवास की दुकानें हैं और संकट के समय में नितांत असहाय हो जाती हैं। अधिनायक तंत्र इस धारणा में विश्वास करता है कि संपूर्ण राष्ट्र को एक ही ढंग से सोचना चाहिए, एक ही ढंग से बोलना चाहिए तथा एक ढंग से कार्य करना चाहिए। इसमें स्वतंत्र वाद-विवाद और शासन की आलोचना का कोई स्थान नहीं है। चौथी है व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का विरोधी। आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति अथवा एक दल का शासन होता है, इसलिए वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी होता है। साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बुजुर्ग लोगों की धारणा मानता है तथा फासिज्म एवं नाजीवाद इसे अतीत की मान्यताएं मानते हैं। अधिनायकवादी राज्य अपनी प्रजा को भाषण देने, विचार प्रकट करने, सभा करने, संगठन बनाने तथा अन्य इसी प्रकार के ये सब अधिकार नहीं प्रदान करता जो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। पांचवा है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। अधिनायक तंत्र उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। वह अपने राष्ट्र को सर्वशक्तिमान मानता है। राष्ट्र के हित में व्यक्ति को अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा देता है। इसमें विवेक के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं, विश्वासों तथा जोश को उभारने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें प्राय सर्वत्र अपनी जाति, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य आदि की महानता के गुणगान किए जाते हैं तथा दूसरे राष्ट्रों की जाति, सभ्यता एवं संस्कृति को हीन समझा जाता है। इसमें केवल अपने राष्ट्र के हितों की ही अवहेलना की जाती है। छठा है प्रचार के साधनों पर नियंत्रण। अधिनायक तंत्र में प्रचार के जो साधन हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा इत्यादि पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है। इन साधनों का उपयोग केवल सत्तारूढ़ दल और उसके नेता के विचारों के लिए ही किया जाता है। इसमें समाचार पत्रों को विरोधी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। शासक दल जनता को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए प्रचार के साधनों का प्रयोग करता है तथा इस मान्यता में विश्वास करता है कि संपूर्ण राष्ट्र को एक ही ढंग से सोचना, बोलना और कार्य करना चाहिए। और सातवां है युद्ध एवं साम्राज्यवाद में विश्वास।
अधिनायक तंत्र अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। उसके विकास और विस्तार के लिए वह युद्ध का मार्ग अपनाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने खुले रूप में युद्ध का प्रचार किया। हिटलर तलवार की शक्ति में विश्वास करता था और मुसोलिनी बलिदान के समक्ष शांति को कायरता मानता था। दोनों अपने अपने देशों के आर्थिक विकास के लिए तथा अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शक्ति के माध्यम से औपनिवेशिक विस्तार की नीति का अनुसरण किया। हिटलर ये कहता था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही महत्व है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है, और मुसोलिनी का कहना था कि साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और शाश्वत नियम है। उसकी घोषणा भी इटली का या तो विस्तार होना चाहिए या अंत होना चाहिए। और 8वीं है धर्म का विरोधी। अधिनायक तंत्र धर्म का शत्रु होता है। अधिनायक तंत्र या तो धर्म में आस्था ही नहीं रखते या फिर उसे राज्य के हाथ में कठपुतली बनाए रखना चाहते हैं। नाजीवाद लोगों को यह उपदेश देता था कि जो कुछ परमात्मा का है उसे सीजर अथवा राज्य को दे डालो। जो कुछ परमात्मा का है उसे सीजर अथवा राज्य को दे डालो। 9वां है उदारवाद विरोधी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा अधिकार जैसी उदारवादी प्रवृत्तियों के लिए अधिनायक तंत्र में कोई स्थान नहीं है, परंतु अधिनायक तंत्र के अधिकारों के स्थान पर कर्तव्य को महत्व दिया जाता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक अधिनायक तंत्र राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत में विश्वास करता है, जिसमें संपूर्ण शक्ति दल के नेता में ही केंद्रित होती है। ये थे अधिनायक तंत्र का अर्थ और उसके लक्षण।